स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, अब हो गया स्टार्ट ना। गुड इवनिंग, कैसे हो सब? बढ़िया है। देखो ऑनलाइन में कितने प्यार से बोलना पड़ता है। ऑफलाइन होती तो एक दो के, तो शुरू में तो क्लास में घुसते एक दो लपड़ तो पड़ ही जाती, वे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हाँ, तो अब हमें क्या पढ़ना है? लघु बीजाणुओं का निर्माण। लघु बीजाणुओं का निर्माण पढ़ना है। मैं इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए आप लोगों को याद है क्या, मतलब बता पाओगे क्या? क्वेश्चन है, यदि टेपेटम किसी कारणवश नष्ट हो जाता है तो परागकणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, यदि टेपिटम क्या हो जाए, टेपिटम की परत नष्ट हो जाए तो परागकणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। कमेंट्स कर देना, जो जो पढ़ता है पता चल जाएगा मुझे इससे, भाई कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा, इसका पता चल जाता है। ठीक है, तो जो भी आप लोग पढ़ रहे हो तो इसका आंसर मुझे देना। अब मैं ऐसे पूछूंगा रोजाना एक एक क्वेश्चन, इससे पता चले भाई कौन पढ़ता है, वीडियो कौन देख रहा है नहीं देख रहा। आज पढ़ने वाले हैं हम लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु का निर्माण। लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु का निर्माण। ठीक है, उसके पहले एक डायग्राम बना देता हूं मैं, जो हमें डायरेक्ट समझने आ जाएगा। तो हमें ये तो है हमारे पास लघु बीजाणुधानी की परतें। ये अभी मैंने आप लोगों को 4 परतें बताई थी इससे पहले वाली क्लास में। तो अब आप लोग मुझे बताओ, सबसे बाहर वाली परत का क्या नाम था? बाह्य त्वचा। ठीक है, या अधिचर्म। फिर इसके अंदर की ओर एकल परत के रूप में कौन सी परत थी? एकल परत के रूप में थी अंतःचर्म, जिस पर क्या पाए गए थे? अल्फा सेलुलोज के रेसे। और जहां अल्फा सेलुलोज के रेसे नहीं थे वहां लाइन ऑफ डिहिसेंस का निर्माण हुआ था। ठीक है, फिर इसके अंदर की ओर ट्रिपल लेयर में कौन सी परत पाई गई थी? बताओ भाई। ट्रिपल लेयर के रूप में पाई गई थी मध्य परत। फिर सबसे अंदर की ओर बड़ी व विशिष्ट आकार की कोशिकाएं पाई गई थी। कोशिकाओं की परत को क्या बोला था हमने? टेपेटम परत। ठीक है, ये तो आप लोगों के सामने वो इससे पहले वाली क्लास का। अब इससे ही रिलेटेड है, तो क्या होगा सबसे पहले? इसमें क्या होगा? सबसे पहले कोई सी भी कोशिका क्या करेगी? सघन जीव द्रव्य को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। क्या करेगी? सघन जीव द्रव्य को ग्रहण कर आकार में बड़ी हो जाती, आकार में बड़ी हो जाती है। दिखाई दे रहा है ना सबको? इनमें से कोई सी भी कोशिका जो लघु बीजाणुधानी है ना, तो लघु बीजाणुधानी में से कोई कोशिकाएं हैं
ठीक है ना। तो ये सारी कोशिकाएं, इन चारों परतों की कोई कोशिका क्या करेगी, सघन जीव द्रव्य को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाएगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। तो ये आकार में बढ़ गई कोशिका। अब ये भाग किसका है, ये भाग है, ये मैंने पुष्प बनाया था, और पुष्प में ये पत्तियां बनाई जैसे, और ये बनाए थे हमने दल, ठीक है, और ये बनाए थे हमने पुंकेसर। ऐसी कुछ संरचना बनाई थी। ये पुष्प किसका भाग है, पादप का। पादप कौन सी अवस्था में, 2n अवस्था में। तो ये पुष्प भी कौन सी अवस्था में है, 2n अवस्था में। इसकी प्रत्येक कोशिका, तो हमें तो ये वाली कोशिका से मतलब है, तो ये कोशिका भी कौन सी अवस्था में है, 2n अवस्था में। ठीक है, और इसकी सभी कोशिकाएं भी कौन सी अवस्था में होगी, 2n अवस्था में होगी। तो ये जो कोशिका है वो भी कौन सी अवस्था में है, 2n अवस्था में है। कौन सी अवस्था में, 2n अवस्था। दिखाई दे रहा है साहब, मार्कर दूसरा यूज कर लेते हैं, इसमें इंक डाल दे, ये वाला ले लेता हूं तब तक। दिखता नहीं यार, दो हल्का हो गया यार। इस कोशिका का क्या नाम है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। क्या नाम है इसका, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, या इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, लघु बीजाणु जनन कोशिका। लघु बीजाणु जनन कोशिका, लघु बीजाणु जनन कोशिका नाम देंगे इसको। ठीक है, अब ये जो लघु बीजाणु जनन कोशिका है, इस लघु बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिसके द्वारा क्या होगा, दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ये बन गई दो कोशिकाएं। समसूत्री विभाजन हो रहा है, इसलिए दोनों कोशिकाएं कौन सी अवस्था में रहेगी, 2n अवस्था में। जब ये 2n अवस्था में आ जाती है तो उस समय क्या कहेंगे इनको, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, पराग मात्र कोशिका। ठीक है, फिर ये जो पराग मात्र कोशिका है, इस पराग मात्र कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा इस कोशिका में भी होगा, इस कोशिका में भी होगा, जिसके द्वारा 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, ये 2 और ये 4। ठीक है, लेकिन पराग कण की संरचना ऐसी नहीं होती, सॉरी पराग कण की नहीं, पराग चतुष्क की संरचना होती है ऐसे। ये n, ये n और ये n, 3n तो ये है, और इसके पीछे के साइड, जैसे मैं कोई भाग यूं ऐसे आपको दिखाऊं, 3 बॉल दिखाऊं, 1 2 3, और एक के पीछे से मैं पकड़ लूं। ठीक है, तो एक तो मैंने पकड़ रखी है, तो 3 सामने फ्रंट में दिखेगी, तो ये 3 तो फ्रंट में दिख रही है और एक इसके पीछे भी है, तो इसमें 4, जैसे इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 पराग कण बनेंगे। ठीक है ना, तो ये 4 का निर्माण होगा, तो 1 2 3, जब ये 4 बनी तो इसको हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु। क्या बोलेंगे इसको हम, पराग चतुष्क, इसको तो पराग मात्र, इसको पराग चतुष्क, पराग तुष्क, या इसको बोलेंगे लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु
लघु बीजाणु चतुष्क कहेंगे। फिर लघु बीजाणु चतुष्क के बाद यहां पर केलेज एंजाइम, मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था, इसके पहले वाली क्लास में कि भाई टेपिटम के द्वारा केलेज एंजाइम का स्त्राव होता है और वो केलेज एंजाइम क्या काम कर रहा था, केलोज परत को नष्ट कर रहा था। तो यहां पर ये जो केलेज एंजाइम है, तो ये जो परत बन रही है, ये जो परत बनी हुई है, ये परत किसकी बनी हुई है, ये परत बनी हुई है, यहां लिख देता हूं, ये है केलोज परत। तो ये केलेज एंजाइम क्या करेगा, इस परत को नष्ट कर देगा। जैसे ये परत नष्ट होती है तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4। इसको मैं एन लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा, ये एन, ये एन, ये एन। इनको क्या बोलते हैं हम, लघु बीजाणु या परागकण। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब हम, कोई काम का नहीं है। हेडिंग क्या डाला था, लघु बीजाणु जनन या निर्माण। तो लघु बीजाणु का ये निर्माण हो गया है। आगे बात समझ में आप लोगों को, डायग्राम दिखाना कलर वाला, बड़ा कर दो इसको फुल। और बड़ा हो जाएगा क्या, नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। आप लोगों को इसमें ऊपर ही ऊपर देखो, देखना ढंग से देखना, समझने की कोशिश करना। ऊपर ही ऊपर एक पुष्प दिखाई दे रहा है, फ्लावर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड पर, जैसे अपन सामने स्क्रीन देखोगे ना आप लोग, उसके राइट हैंड साइड पर एक पिंक पिंक, एक तरफ तो ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ रेड रेड से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी हमें ग्रीन की तरफ नहीं देखना है, हमें रेड रेड की तरफ देखना है। ठीक है, तो जो रेड वाली संरचना है, तो उसमें जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो किसकी है, पराग कोश की है। ठीक है, उस पराग कोश का जब अनुप्रस्थ काटा तो ये धानियां दिखाई दी हमें, ये 4 लघु बीजाणु धानियां। थोड़ा साइड में करना डायग्राम, ठीक है, वापस और पास करो, और पास करो, और पास करो, और पास करो, बस बस। ये 4 लघु बीजाणु धानियां दिखाई दी हमें। ठीक है, फिर इसके बाद ये चारों जो 4 लघु बीजाणुधानी है, तो लघु बीजाणुधानी में से कोई सी भी एक कोशिका, याद करने की कोशिश करना, यहां पर याद हो जाएगा, कोई सी भी एक कोशिका सघन जीव द्रव्य को ग्रहण करके, क्योंकि कोशिकाओं के आजू बाजू जीव द्रव्य भरा रहता है, तो उसको ग्रहण करके वो आकार में बड़ी हो जाती है। तो आकार में बड़ी होने के बाद जो पहली कोशिका बनी उसको हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु जनन कोशिका। तो आप लोग देखो डायग्राम में, जो पराग कोश है, उस पराग कोश से एक छोटा गोला बन रहा है। वो छोटा सा गोला क्या है, वो छोटा गोला यही 2n कोशिका है, लघु बीजाणु जनन कोशिका। फिर उसके बाद छोटे गोले में समसूत्री विभाजन हो रहा है और 2 कोशिकाएं बन रही है। उन दोनों कोशिकाओं, जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन होने से 2 कोशिकाएं बनेंगी और इन दोनों कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या बोलते हैं पराग मात्र कोशिका। तो आप लोगों को दूसरी स्ट्रक्चर उसमें दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद दूसरे गोले के बाद तीसरा गोला दिखाई देगा, उसमें क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और अर्धसूत्री विभाजन होने पर ऐसे 3 गोले, एक पीछे के साइड है, तो 4 गोले दिखाई दे रहे हैं, चारों आपस में जुड़े हुए हैं। और अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 2n थी और यहाँ पर प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या n दिखाई दे रही है। ये चारों गोले किससे जुड़े हुए हैं, गोलों का मतलब है पराग कण या लघु बीजाणु, किससे जुड़े हैं, केलोज परत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, केलोज परत को नष्ट करने के लिए इस समय टेपिटम के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होगा, केलेज एंजाइम स्रावित होगा, जो क्या काम करता है, जो इस केलोज परत को नष्ट कर देता है और 4 लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। आगे बात समझ में, डायग्राम में भी दिखाई दे रहे हैं। फिर इन लघु बीजाणु से लंबी, नीचे वाले में देखना डायग्राम में, पिंक और रेड वाले में एक लंबी नलिका बन रही है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि लंबी नलिका बनती कैसी, वो नरयुग्मकोद्भिद के निर्माण में देखा जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने किसका निर्माण हो गया, लघु बीजाणु जनन का निर्माण हो गया।
और डायग्राम में दिख रहा है स्पष्ट आप लोगों को। देखो आप लोग, ठीक है। तो ये फर्स्ट में एक गोला, फिर सेकंड में दूसरा गोला, 2 गोले, और थर्ड में आप लोग देखना 3 गोले हो रहे हैं, उसमें भी यही है। ठीक है, अब यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा उधर लिख देता हूं और आप लोग इसको उतार लेना। अब देखो, पराग कोश में उपस्थित लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणु जनन किसे कहेंगे भाई? परागकोश में किसका निर्माण हो? लघु बीजाणुओं का निर्माण हो, तो लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब लघु बीजाणु धानी में से, लघु बीजाणु धानी में से, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? लघु बीजाणु धानी में से कोई भी एक कोशिका सघन जीव द्रव्य को ग्रहण कर आकार में बड़ी हो जाती है। सघन जीव द्रव्य को ग्रहण कर आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे लघु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। इस कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। जिन्हें लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। चारों कोशिकाओं को 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। चारों कोशिकाओं को पराग चतुष्क कहते हैं। ये चारों कोशिकाएं
ये चारों कोशिकाएं आपस में केलोज एंजाइम के द्वारा, ये चारों कोशिकाएं आपस में केलोज एंजाइम के द्वारा, केलोज परत के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। इसी समय टेपिटम के द्वारा केलेज एंजाइम स्त्रावित होता है, जो पराग चतुष्क की केलोज परत को नष्ट कर देता है, केलोज परत को नष्ट कर देता है, जिससे 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है साहब, अब लघु बीजाणु की संरचना पढ़नी है, मतलब हमें परागकण की संरचना पढ़नी है। उससे पहले हम परागकण के प्रकार पढ़ेंगे। एक बार और देख लो इसको, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले तो क्या होगा कि जो लघु बीजाणुधानी है, उस लघु बीजाणुधानी की जो चारों परतें हैं, उनमें से क्या होगा, कोई सी भी एक परत, ठीक है, मतलब कोई सी भी एक परत की कोशिकाएं क्या करेंगी, सघन जीव द्रव्य को ग्रहण करेंगी, और सघन जीव द्रव्य को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। जो कोशिका आकार में बड़ी होगी वो द्विगुणित होगी, क्योंकि वो पादप की ही कोशिका है। उसे हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहेंगे। इस प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। जैसे 2 कोशिकाएं बनेंगी, ये भी द्विगुणित बनेंगी। इन द्विगुणित कोशिकाओं को क्या बोलेंगे हम, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। और इन अगुणित कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, चारों को पराग चतुष्क या लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ये चारों कोशिकाएं आपस में कौन सी परत से जुड़ी होती है, केलोज परत से जुड़ी हुई रहती है। इसी समय क्या होगा, केलोज जो टेपिटम है, उस टेपिटम के द्वारा केलेज एंजाइम का विस्तरण होगा, और वो केलेज एंजाइम क्या करेगा, इस केलोज परत को नष्ट कर देगा, और चारों लघु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। ये इसकी थ्योरी भी लिख दी मैंने। अब हमें पढ़ना है लघु बीजाणु के प्रकार, कौन कौन से लघु बीजाणु होते हैं। तो 2 मिनट में भी समझ में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं उसमें, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। वो 4:30 बजे ग्रुप में मैसेज चला गया क्या, ठीक है। लघु बीजाणु के प्रकार, लघु बीजाणु के प्रकार, ठीक है। पहला प्रकार देखते हैं हम, इसको बोलेंगे लघु चतुष्क। जो डायग्राम अभी आप लोगों के सामने मैंने बनाया था लघु चतुष्क का, जो काली बिंदी बना रहा हूं वो n है, n अगुणित, ठीक है। ये जो काली बिंदियां बनाई है ना, वो सब क्या है, n। और ऐसा जो परागकण पाया जाता है मुख्य रूप से, वो पाया जाता है द्विबीज पत्री पादपों में, द्विबीज पत्री पादप।
दूसरा प्रकार है इसका समद्विपार्श्विक। ठीक है, समद्विपार्श्विक का मतलब दोनों, देखो चार है सभी लघु चतुष्क, चतुष्क का मतलब एक दो तीन और एक पीछे के साइड। ठीक है, अब समद्विपार्श्विक इसमें भी चार होंगी, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। समद्विपार्श्विक मतलब समान कोशिकाएं होंगी और एक दूसरे के पार्श्व में होंगी, दो इधर होंगी दो इधर होंगी, इसको बोलते हैं समद्विपार्श्विक। और ऐसा पाया जाएगा एक बीज पत्री पादपों में मुख्य रूप से। ठीक है, तीसरा इसके अंदर क्रोशित। ठीक है, ये आप लोगों को मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, ये और ये क्रोशित। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता क्रोशित। ये क्रोशित जब आप लोग डायग्राम देखोगे अभी मैं बताऊंगा तो उसमें ये ऐसा क्रोशित है। ठीक है, ये थोड़ा 3D में दिखाई देता है इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं हम क्रोशित प्रकार का। ठीक है, और इस प्रकार का पाया जाता है मैग्नोलिया के पादपों में, मैग्नोलिया में। फिर नंबर 4 पे है टी आकृति। तो टी आकृति का मतलब तो समझिए कि आप लोग, इसमें चार होंगे, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो टी आकृति दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो ये टी आकृति के पराग कण होंगे। ये किसमें पाए जाएंगे? एरिस्टोलोकिया में। किसमें पाए जाएंगे ये? एरिस्टोलोकिया के पादप में पाए जाते हैं। लास्ट रेखीय। रेखीय का मतलब तो समझ गए आप लोग, रेखा में उपस्थित होंगे, 1 2 3 4। ये रेखीय प्रकार के हैं और ये किसमें पाए जाएंगे? होलोफिला। होलो या हेलो है, होलोफिला। ठीक है, ये 5 प्रकार हैं लघु बीजाणुओं के। तो लघु चतुष्क मतलब 4 परागकण उपस्थित होंगे। कौन से पादपों? द्विबीजपत्री पादपों में इस प्रकार के होंगे। समद्विपार्श्विक मतलब 2 कोशिकाएं एक दूसरे के पार्श्व में होंगी, समान प्रकार की कोशिकाएं। तो समद्विपार्श्विक किसमें पाए जाएंगे? एक बीजपत्री में। फिर एक क्रोशित। क्रोशित मैंने समझाने के हिसाब से ऐसा बताया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा। ठीक है, ये किसमें पाया जाएगा? मैग्नोलिया में। फिर टी आकार के किसमें पाए जाएंगे? एरिस्टोलोकिया में। फिर रेखे किसमें पाए जाएंगे? होलोफिला में। डायग्राम दिखाना। ये था क्या? चलो ये तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार बता रहा हूँ, देखो इधर से। हाँ यही है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो सब, पहला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को चित्र में, वो ये वाला है। ठीक है, तो ये होगा लघु चतुष्क, पहला वाला। इसमें ये 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 4 होंगे, एक पीछे की तरफ होगा। ये किसमें पाया जाएगा? द्विबीजपत्री पादपों में। दूसरा है समद्विपार्श्विक, समान प्रकार की कोशिकाएं होंगी। देखो इसमें जो दूसरा डायग्राम है उसमें चारों कोशिकाएं एक समान है। ठीक है, और दोनों कोशिकाएं आमने सामने की एक दूसरे के पार्श्व में। 2 इधर हैं तो 2 इधर हैं, जैसे उसने बता रखा है एक गोले में। तो ये तो बता दिया एक कोशिका, और ये बता दी दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका है, और ये चौथी कोशिका है। ठीक है, तो यहां से 2 कोशिकाएं इधर, 2 कोशिकाएं इधर, एक दूसरे के पार्श्व में है, तो इसको बोलेंगे समद्विपार्श्व। किसमें पाया जाएगा? एक बीजपत्री में। इसके बाद क्रोशित। तो ये क्रोशित है, ऊपर वाली 2 कोशिकाएं होंगी, ये एक गोला है, और गोले में ये तो 2 कोशिकाएं एक साथ होंगी, और ये एक इधर है। इसके पीछे के साइड ही होगी तीसरी, जो चौथी कोशिका है वो भी इसके पीछे के साइड ही होगी, लेकिन एक क्रॉस के रूप में उपस्थित होती है। ये किसमें पाया जाएगा? मैग्नोलिया में। फिर इसके बाद टी आकार की। टी आकार मैंने अच्छे से सिखा दिया, लेकिन उसमें थोड़ा डायग्राम ऐसे ही बना हुआ है। ऐसे से मतलब एक तो ये ऊपर वाली कोशिका, ये कोशिका, और 2 कोशिकाएं इसके नीचे।
तो ये टी आकार का, उसमें तो नहीं दिख रहा डायग्राम में टी आकार है, लेकिन अपन ने साफ बना रखा है टी आकार का होता है समझने के हिसाब से, और परीक्षा में ऐसा बना दोगे तो कोई गलती नहीं है। टी आकार का है, एरिस्टोलोकिया में पाया जाएगा। फिर लास्ट है रेखीय। रेखीय में क्या होता है, सारे के सारे एक ही क्रम में लगे हुए होते हैं। ये किसने पाया था, कोलोफिला में। आगे बात समझ में। तो ये सारे डायग्राम है ये अपन ने बनाए, वो नेट से लिए गए हैं, तो सारे के सारे डायग्राम आगे हो गए समझ में। तो ये अपने एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया, लघु बीजाणु के प्रकार। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे परागकण की संरचना या परागकणों का निर्माण हो गया, संरचना पढ़नी है अब हमें। ठीक है, ओके बाय बाय।